हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इसके पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित अध्ययन किया था। पाचन तंत्र की संरचना कैसे होती है, उसके कार्यविधि और भोजन का पाचन कैसे होता है। इसके बाद आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। यहाँ हम श्वसन तंत्र का एक फिगर बनाए हुए हैं। मानव का यह श्वसन तंत्र है। मानव के श्वसन तंत्र से संबंधित अनेक आर्गन को यहाँ दिखाया गया है। यह मनुष्य का श्वसन तंत्र है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब मानव का श्वसन तंत्र ये संरचना है, इसमें क्या क्या होती है। तो सबसे पहले यह हम जानेंगे कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो सबसे पहले आता है नासिका। नासिका दो भागों में बटी होती है। उसके बाद से नासा गुहा, उसके बाद से ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े, ये सभी अंग मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। इस तरह से एक परिभाषा बन जाती है। वे सभी छोटे बड़े अंग जो सम्मिलित रूप से श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, वे श्वसन तंत्र कहलाते हैं। पुनः वे छोटे बड़े अंग जो एक साथ मिलकर के एक बड़े कार्य को संपन्न करते हैं, अर्थात श्वसन सांस लेने की क्रिया में भाग लेते हैं, तो उन सभी छोटे बड़े अंगों को सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। तो श्वसन तंत्र हमारा प्रारंभ होता है सबसे पहले नाक से, यानी नासिका जिसे कहते हैं। नासिका बाहर की ओर दो भागों में बाहर की ओर खुलती है, यानी नासा गुहा जो है एक सेप्टम द्वारा, एक उपास्थि के दीवार द्वारा दो भागों में बटा होता है। दो भागों में बटा होता है। नासिका दो भागों में बटी होती है, अर्थात नाक में दो दरवाजे होते हैं। दो दरवाजों के द्वारा खुलता है, जिसे नासा मार्ग कहते हैं। तो दो मार्ग हैं, एक बायां और एक दायां। अब उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि नासा मार्ग में, यानी नासिका में बाल जैसे संरचनाएं, यानी रोंवे पाए जाते हैं। इनका भी हमारे श्वसन क्रिया में भाग है। जब हम किसी गर्दा, खरपतवार, परागकण, धूल कण जब वायु में उपस्थित होता है, हवाएं चलती है, हम वहाँ सांस लेते हैं, तो उस समय धूल कण भी नासा मार्ग के रास्ते हमारे फेफड़े तक पहुँच जाते हैं। तो यह गार्ड का काम करता है, यानी नाक में पाए जाने वाले बाल जो चौकीदार का काम करते हैं। जैसे धूल कण वायु के साथ हमारे नाक में प्रवेश करता है, ये बाल जो है उन्हें रुकावट डालते हैं, अवरोध करते हैं और अंदर जाने से रोकते हैं। इस पर भी धूल कण अंदर जाते हैं तो हमारे नासा मार्ग में जो है श्लेष्म का आवरण होता है, म्यूकस का आवरण होता है, उससे तरल पदार्थ स्रावित होता है, इसे स्निग्ध कहते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है। बाल से भी अगर धूल कण अंदर प्रवेश किए तो ये चिपचिपे पदार्थ जो है उन्हें चिपका लेते हैं और उन धूल कणों को, पराग कणों को फेफड़े तक जाने से रोकते हैं। अब उस मार्ग में श्लेष्म का कार्य इसके अतिरिक्त और भी है। मेरा नासा मार्ग टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर के गुजरता है। जो वायु बाहर गर्म होती है तो नासा मार्ग में प्रवेश करती है, तो फेफड़े तक जाते जाते शरीर के ताप के बराबर उस वायु का ताप हो जाता है। यदि जाड़े का मौसम है, बाहर की वायु ठंडी है, तो ठंडी वायु हमारे नाक में प्रवेश करती है, सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 98.4 फ़ारेनहाइट होता है और बाहर का टेम्परेचर
जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ भी हो सकता है, यानी सेंटीग्रेड यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो सकता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर 36-37 के बीच में होता है। तो वायु जब हमारे नाक में प्रवेश करती है तो इस नासा मार्ग से होते हुए फेफड़े तक पहुंचती है तो शरीर के टेम्परेचर के बराबर होती है। चाहे गर्म वायु हो बाहर से लेते हो ग्रीष्म काल में, या शीत ऋतु में ठंड वायु लेते हो तो नासा मार्ग में जाएगी तो शरीर के टेम्परेचर के बराबर वह जो है मैनेज हो जाती है। तो इस तरह से हमारा श्लेष्म का भी कार्य है। इसके बाद से आता है नासा मार्ग से जब वायु यहाँ ग्रसनी तक पहुँचती है तो ग्रसनी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भोजन नली और श्वास नली के लिए एक ही मार्ग होते हैं। यह ग्रसनी है। यहाँ पर आपका एक घाटी होती है, कंठ होता है, और वहाँ पर जो है घाटी ढापन, घाटी को जब बंद कर देती है तो श्वास मार्ग खुल जाते हैं। जब भोजन करते हैं तो घाटी ढापन खुल जाता है और भोजन को जो है अमाशय में यानी ओसोफेगस में जाने देता है। तो घाटी ढापन का काम है कि भोजन नली को बंद कर देना और श्वास नली को जो है श्वास को श्वास नली में जाने देता है। अब देखते हैं कि यह जो है हमारा नासिका एवं नासा मार्ग के बाद ग्रसनी आया। ग्रसनी में भोजन के लिए तथा श्वास के लिए एक ही मार्ग होते हैं। वहां से भोजन जब आगे बढ़ता है तो इसे वायु नाल कहते हैं, विंड पाइप। तो विंड पाइप दो भागों में बटा होता है। एक को कहते हैं स्वर यंत्र। तो स्वर यंत्र में हमारा जो है कंठ द्वार आता है, स्वर यंत्र या कंठ द्वार। स्वर यंत्र को ही जब हम वायु यानी श्वसन क्रिया करते हैं या हम जब किसी से बात करते हैं तो वायु प्रवेश करती है, हम आवाज़ देते हैं, तो यही स्वर जो वायु जाता है कंपित होता है और हमारी वाणी निकलती है। जिस स्वर में जैसे बोलना चाहते हैं बोलते हैं। तो यह स्वर यंत्र, और वहीं पर घाटी द्वार है। घाटी द्वार के ऊपर घाटी ढापन होता है और घाटी ढापन जब सांस लेते हैं तो भोजन नली को बंद कर देता है और वह श्वास जो है श्वास नली में चला आता है। श्वास नली की लंबाई लगभग जो है 10 सेंटीमीटर से लेकर के जो है 12 सेंटीमीटर तक हो सकती है तथा इसका व्यास जो है 1.5 से 2.5 तक होता है। ये हमारी श्वास नली है और श्वास नली जो होता है वह उपास्थियों का बना होता है और इस पर छल्ले जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। जैसे हम बोल्ट को देखें उसमें चूड़ी कटी रहती है, ठीक उसी प्रकार से हमारी श्वास नली का जो है संरचना होती है। ऊपर जो है ऐसे जो है चूड़ियों के जैसे संरचनाएं दिखाई देती है, यह उपास की बनी होती है, यह चिपकती नहीं है, इसे श्वास नली कहते हैं। श्वास नली जब आगे की ओर और नीचे की ओर आती है यह दो भागों में बढ़ जाती है जिसे श्वसनी कहते हैं। श्वसनी दो भागों में बढ़ जाती है और श्वसनी जो है अलग अलग फेफड़ों में चली जाती है। तो फिर देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ लंग्स, यानी फेफड़ा कहाँ स्थित है, कहाँ सिचुएटेड है। तो मनुष्य का फेफड़ा जो है हमारे जो है वक्ष गुहा में स्थित होता है। तो वक्ष गुहा के निर्माण जो है पीछे की ओर जो है मेरुदंड तथा आगे की ओर 12 जोड़ी पसलियां मेरुदंड से निकल करके आगे की ओर आकर के उरोस्थ से मिलती है। इस तरह से एक अस्थिपिंजर का निर्माण होता है, इसे रिब केज कहते हैं। और इस केज में, इस अस्थिपिंजर में, इस कटघरे में, इस पिंजड़े में हमारा कोमल अंग सुरक्षित होता है। कोमल अंगों में हमारा फेफड़ा और हृदय आता है। तो हमारा इस यहाँ पर वक्ष गुहा में हमारा फेफड़ा पाया जाता है। फेफड़ा जो है एक जोड़ा होता है। मनुष्य का फेफड़ा जो होता है वह वक्ष गुहा में एक जोड़े होते हैं। यह गुलाबी रंग की स्पंजी संरचना है, यह स्पंज के जैसे होती है, यह गुलाबी रंग की होती है। यह फेफड़ा जो है नीचे की ओर एक डायाफ्राम अर्थात चौकी तख्त होता है जिस पर स्थित होता, सपोर्ट किया रहता। दोनों फेफड़े डायाफ्राम पर तंतुपट पर स्थित होते हैं और ये जो दो होते हैं, एक को कहते हैं बायां फेफड़ा और दूसरे को कहते हैं दायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा की अपेक्षा बड़ा
और चौड़ा होता है, लेकिन लंबाई में थोड़ा छोटा होता है। इसे 3 भागों में बटा होता है, जबकि बायां फेफड़ा जो है इससे छोटा होता है और ये 2 भागों में बटा होता है। इसमें हमने इसका बंटवारा कर, जैसे ही यह जो है श्वास नली नीचे की ओर फेफड़े की ओर आती है, 2 भागों में बढ़ जाती है, उन्हें श्वसनी कहते हैं। तो एक बाएं फेफड़े में चली जाती है, एक दाएं फेफड़े में चली जाती है, और जब ये फेफड़े में जाती है तो श्वसनी भी अनेक भागों में विभाजित कर जाती है, जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। तो ये श्वसनिकाएं हैं जो अनेक भागों में बंट जाती हैं, और इसमें जो है आगे की ओर, जिसे ये आगे की ओर जाती है तो फूल जाती है, जिसे कूपिकाएं कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में असंख्य जो है कूपिकाएं होती हैं। कूपिकाओं का जो है कार्य है वायु को संग्रहित करने रहना। कूपिकाएं पाई जाती है। कूपिकाएं वायुकोश होती है, वायु की थैली होती है। तो दोनों फेफड़ों में छोटी छोटी ये जो है श्वसनियां आगे की ओर जा करके जो है फूल जाती हैं और इसमें वायु भरते हैं। तो ये कूपिकाएं हैं। तो जब मनुष्य सांस लेता है तो ये जो है वायु, ये डायाफ्राम नीचे आ जाते हैं, वायु हमारे फेफड़े में भर जाती है। जब सांस छोड़ते हैं तो ये डायाफ्राम ऊपर चला जाता है, वायु बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा था जो है श्वसन तंत्र, जो कि हमारे शरीर में श्वसन तंत्र का डाइजेस्टिव सिस्टम के जैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ही महत्व है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से हम वायुमंडल से वायु को ग्रहण करते हैं और वह फेफड़े तक जाती है। तो वायुमंडल से वायु को ग्रहण करने तथा CO2 के रूप में बाहर निकालने की क्रिया को जो है हम कहते हैं ब्रीदिंग, सांस लेना। लेकिन श्वसन क्रिया रेस्पिरेशन इससे भिन्न है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में यह होता है कि वायुमंडल से हम सांस लेते हैं और वह फेफड़े में जाती है, और फेफड़े में जाने के बाद रक्तवाहिनियाँ आई हुई हैं, उसमें रक्तवाहिनियों में अशुद्ध जो है वायु होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। अर्थात जो रक्त आते हैं हमारे शरीर से क्रिया करने के बाद हृदय जब भेजता है उसमें अशुद्ध रुधिर होता है। शुद्ध रुधिर का मतलब उसमें CO2 होता है। तो CO2 हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर, नहीं हीमोग्लोबिन से संयुक्त, यानी CO2 संयुक्त होकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है कोशिकाओं में से, और वहाँ से हमारे फेफड़े में आ जाता है। जब फेफड़े में आ जाता है तो फेफड़े में CO2 को छोड़ देता है और हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है, और नासा मार्ग द्वारा जो हम CO2 को बाहर निकाल देते हैं। और जो सांस हम वायु द्वारा वायुमंडल से लिए हुए फेफड़े में गया तो हीमोग्लोबिन स्वतंत्र हो गया है, अब ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो वायु यानी रक्त शुद्ध हो जाता है और वह शुद्ध रुधिर हृदय में भेज जाता है। हृदय से पुनः पंप करके शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। विभिन्न भागों में जाने के बाद कोशिकाओं में चला जाता है। कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन वहाँ जो है ऑक्सीजन को छोड़ देता है, पुनः हीमोग्लोबिन जो है स्वतंत्र हो जाता है और कोशिका में बने हुए CO2 को पुनः ग्रहण करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब रक्त में हो जाती है तो अशुद्ध हो जाता है, पुनः हृदय से फेफड़े में आ जाता है। फेफड़े में आकर के पुनः कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है CO2 को छोड़ करके हीमोग्लोबिन बना लेता है। हीमोग्लोबिन रह जाता है, CO2 को छोड़ देता है और आए हुए ऑक्सीजन को पुनः ग्रहण करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और शुद्ध हो जाता है, पुनः हृदय तक आता है, हृदय से पंप कर दिया। यह क्रिया अनवरत चलती रहती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से जो है हीमोग्लोबिन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इस तरह से रूपांतरण होता रहता है और श्वसन क्रिया चलती रहती है और जैव पदार्थों का ऑक्सीडेशन या दहन होता रहता है। शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है और जीवन का जो है रूपरेखाएं, जीवन का संचालन होता रहता है। धन्यवाद।